हेलो, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट लाइव क्लास में हमने स्ट्रक्चर ऑफ द वायुमंडल पढ़ाया था, एटमॉस्फेयर पढ़ाया था। आज हम कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें ये हम जानने का प्रयास करें कि वायुमंडल का जो संगठन हुआ है उसमें किन किन एलिमेंटों का सहयोग हुआ है। एक्चुअली में क्या होता है कि वायुमंडल धरातल, पृथ्वी के धरातल और वायुमंडल के बीच में क्रियाओं का आदान प्रदान होता रहता है, जिसमें जो मुख्य एलिमेंट जो होता है वो टेम्परेचर होता है। तो टेम्परेचर का आदान प्रदान होता है, गैसें भी होती हैं जिनके माध्यम से पृथ्वी पर जो जीव जंतु रहते हैं, मानव जीवन की क्रियाएं होती हैं, जलीय भागों में जो जीव जंतु रहते हैं, सब का इन्हीं के आधार पर उनका जीवन संचालित होता रहता है। साथ ही ये जीव जंतुओं से भी हमें वायुमंडल के लिए कई सारी गैसेज मिलती हैं। वनस्पति से भी हमें कई मुख्य रूप से गैसेज ऑक्सीजन मिलती है। तो इस तरीके से ये सारे जीव जंतु या हमारे धरातल पर जो भी वेजिटेशन है, ये सारी की सारे हमारे वायुमंडल के कंपोजिशन के लिए जो एलिमेंट होते हैं उनके लिए बहुत सहयोग प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि जो वायुमंडल में मुख्य रूप से 9 प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जो मुख्य गैस होती है उनमें। तो इसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन तथा जिनॉन। अब इसमें से कुछ गैसें तो क्या होती हैं, कुछ ऐसी गैसें होती हैं जो सक्रिय होती हैं, जिनका हमारे मानव जीवन के लिए या जीवधारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो अनएक्टिव होती हैं, अक्रिय गैसें होती हैं, जो हमारे वायुमंडल के निचली सतह से दूर जा कर के मिलती हैं। जैसे आपकी हाइड्रोजन है, नियोन है, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये गैसें ऐसी हैं जो अक्रिय गैसों के अंतर्गत आती हैं, और इनका अगर हम परसेंटेज माने तो इसमें लगभग 2% गैसें इस तरह की पाई जाती हैं, जिसमें हमारा वाटर वेपर भी इंक्लूड होता है। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण जो गैसेज होती हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती हैं जीवधारियों के लिए, जिसे हम एक्टिव गैसों के नाम से जानते हैं और जो हमारी वायुमंडल की लगभग निचली परत में मौजूद रहती हैं। जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ये 3 महत्वपूर्ण गैसें ऐसी हैं जो हमारे लिए विशेष महत्व रखती हैं। अब अगर हम देखें कि वायुमंडल का संगठन जो होता है उसमें 3 एलिमेंट काम करते हैं। एक तो गैस है, दूसरा वाटर वेपर है, तीसरा डस्ट पार्टिकल है। मैंने पिछले आपको लेक्चर में ये बताने का प्रयास किया था कि गैसें, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स ये ऐसे हैं जो कि ज़्यादातर हमारी अर्थ सरफेस से पहुँचे, पृथ्वी के ठंडे होने से पहुँचे, ज्वालामुखी विस्फोट से पहुँचे। तो अगर हम सबसे पहले बात करें गैसों की, तो गैस वायुमंडल की जो संरचना हुई है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार की गैसों से हुई है। अब वो 2 प्रकार की गैसें होती हैं, एक तो परमानेंट गैस होती है और दूसरी आपकी वेरिएबल गैस होती है। परमानेंट का मतलब ये होता है कि जिसका परसेंटेज हमारे वायुमंडल में स्थिर रहता है, उसमें चेंज नहीं होता है। जैसे इस जो परमानेंट गैस में जो आता है वो आपकी ये नाइट्रोजन आती है, ऑक्सीजन आती है, आर्गन आती है। यहाँ पर इस डायग्राम में मैं ये बताने का प्रयास कर रही हूँ कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन इन सब में इंक्लूड है, और वाटर वेपर। तो हमारे वायुमंडल का जो अधिकांश जो पार्ट है वो नाइट्रोजन गैस मिलती है वहाँ पर 78.09%, और उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो गैस आती है वो आपकी ऑक्सीजन है, वो 20.92% पाई जाती है। बाकी के इसमें आपकी ये देख रहे हो, बाकी की जो गैस मिलती हैं वो 1%। इसमें बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं जो आपकी विरल वायुमंडल में पाई जाती है। इसके अंतर्गत कई सारी गैसें पाई जाती हैं, जैसे यहाँ मैंने दिखाया है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये मेन हो गई, आर्गन इसके बाद हो गई। तो ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन, ये तीनों गैसें स्थिर गैसों के अंतर्गत आती है, और जिनका परसेंटेज सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, और धीरे धीरे इनका कम होता चला जा रहा है।
इसके बाद जो जो चेंज हमारे पास जो बचता है, ये जो एरिया है, इस एरिया में ये सारी गैसें पाई जाती हैं, जिसमें वाटर वेपर इंक्लूड है, आपकी हाइड्रोजन है, क्रिप्टॉन है, मीथेन है, हीलियम है, नियोन है और CO2 है। तो इस तरीके से ये जो गैसें होती हैं वो हमारी अस्थिर गैसों के अंतर्गत आती है, ये वाली, और ये जो गैसें हैं वो स्थिर गैसों के अंतर्गत आती है। अब हम गैसों की बात करें तो वायुमंडल में जो गैसों का जो अध्ययन हुआ था वो लगभग 18वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था, और जबकि 1752 में कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की खोज हुई थी और 1772 में नाइट्रोजन की खोज हुई थी, जिसको वो रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी, जिसे मैफ्टिक ईयर का नाम दिया गया था। ऑक्सीजन की जो सर्वप्रथम अध्ययन व खोज जो हुआ था, जिसके द्वारा हुआ था, वो थे जोसेफ प्रिस्टली, और आर्गन की 1874 में की गई थी। तो कहने का मतलब है कि 18वीं शताब्दी से पहले हमें वायुमंडल की गैसों के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी। धीरे धीरे इनके बारे में हमें पता लगना शुरू हुआ। तो हमारी ये जो तीन गैसें, नाइट्रोजन 78.1%, ऑक्सीजन 20.8%, आर्गन 0.9%, तो ये तीनों गैसें हमारी स्थिर गैसों की अंतर्गत आती है, जिनकी मात्रा वेरिएबल नहीं होती है। अब ये जो नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में पाई जाती है, एक्चुअली में नाइट्रोजन जो होती है वो जीव मंडल में सभी जीवधारियों के लिए अब जरूरी होती है, जिससे जीवित जीव जो होते हैं उसको प्रत्यक्ष रूप में ग्रहण नहीं करते, और पौधे जो होते हैं वो मिट्टी के द्वारा अपनी जड़ों से नमक के रूप में प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन होती है वो एमिनो एसिड का आवश्यक अंग होती है, जिससे प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ये नाइट्रोजन भी हमारे जीवधारियों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट्स है, और ये जो पाई जाती है वो आपकी 7 रूपों में पाई जाती है, जिसमें आपकी ये N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, आणविक नाइट्रोजन, NH3 और HNO2। तो ये 7 रूपों में ये नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में मिलती है। नेक्स्ट जो आती है वो ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन जो है वो ये जीवित पदार्थों में 70% एटम का निर्माण करती है, तथा कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। O2 ऑक्सीजन जो पाई जाती है वायुमंडल में वो 60 किलोमीटर तक पाई जाती है, तथा विघटित जो ऑक्सीजन है वो 60 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई तक पाई जाती है। इसका जो निर्माण होता है वह स्वपोषित हरे पौधों तथा सागरीय फाइटोप्लैंक्टन द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा होता है। खनिज ऑक्साइड के न्यूनीकरण द्वारा भी कुछ मात्रा में इसका जनन होता है या उत्पादित होती है। तो एक्चुअली में हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का अगर हम फैक्ट्री के रूप में बात करें तो पेड़ पौधे सबसे ज़्यादा हमें ऑक्सीजन देते हैं, और इसीलिए हमारे अर्थ के अगर हम जोनल की बात करें तो जो ट्रॉपिकल जोन है, इस ट्रॉपिकल जोन में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में पहुंचती है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर हाई होने के कारण वाटर वेपर काफ़ी मात्रा में बनता रहता है, और वो वर्षा के रूप में हमारे सतह पर आता है, और ये चक्र कंटिन्यू चलता रहता है, जिससे पौधे काफ़ी विकास की स्थिति में पहुंच जाते हैं। जितने हमारे पौधे होंगे वो उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन का निर्माण करेंगे, और जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन होगी वो O3 उतनी ही ज़्यादा बनेगी, जो हमारे जीवन रक्षक गैस के रूप में मानी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्गन की। तो ये आर्गन जो है वो 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक निचले वायुमंडल में पाई जाती है, और इसका जो % रहता है वो स्थिर रहता है, और ये क्या कहते हैं विद्युत बल में सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होती है। तो ये हमारी कांस्टेंट या परमानेंट गैस हो गई। नेक्स्ट आती है हमारी वेरिएबल गैसेस। इन तीनों गैसों को छोड़ दें तो शेष हमारी जो गैसें होती है वो हमारी वेरिएबल के अंतर्गत आती है, जिनका % बढ़ता रहता है। तो ये ऊपर का जो मैंने इसमें दिखाया है रेड वाला नाइट्रोजन का, और ये जो ब्लैक स्पॉट दिखाए हैं वो ऑक्सीजन, और इसके जो ग्रीन जो बताया वो आर्गन। तो इनको छोड़ करके जो पतला सा एरिया है जहाँ से ये मैं यहाँ % दिखा रही हूँ,
ये हमारी सारी की सारी वेरिएबल गैस है, जिसमें आपका नियॉन का जो परसेंटेज है वो 0.001818% है, हीलियम 0.0000524% है, मीथेन 0.00017% है, हाइड्रोजन 0.00055% है, और वाटर वेपर 0.0438% है। तो ये जो गैसें हैं वो गैसें हमारी वेरिएबल गैस के अंतर्गत आती हैं। अच्छा, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड जो महत्वपूर्ण गैस जो पाई जाती है वो एक्चुअली में पेड़ पौधों के जीवधारियों के श्वास छोड़ने से वायुमंडल में पहुंचती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से इसका उपयोग होता है। ओजोन ऑक्सीजन के 3 एटम आइसोटोप O3 होती है, अर्थात ये इसको हम फोयोटिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन कहते हैं। हल्के नीले रंग की होती है उत्तेजक। अब मैं यहाँ ओजोन की बात इसलिए कर रही हूँ कि हमने यहाँ ऑक्सीजन को देखा, और ऑक्सीजन के 3 एटम जब मिल जाते हैं तो O3 का निर्माण करते हैं, और ये O3 हमारे लिए एक वायुमंडल में एक अलग लेयर के रूप में पाई जाती है। और ये लेयर जो है वो हमारी सतह के लिए एक कवच के रूप में काम करती है, क्योंकि जो अल्ट्रा वायलेट रेज जो हम सोलर एनर्जी के माध्यम से हमारी सतह पर आती है, उनको ये डायरेक्ट आने से रोकती है, अवरोध पैदा करती है, ताकि हमें उतना ही उपयुक्त टेम्परेचर मिल जाता है। तो ये जो है इसकी जो ओजोन जो पाई जाती है वो एक्चुअली में 10 से 15 किलोमीटर पर सबसे ज़्यादा सांद्रण पाया जाता है। ये क्यों पाई जाती है? क्योंकि ऑक्सीजन भी हमारे निचले वायुमंडल में पाई जाती है, और ऑक्सीजन मिलकर ही इसको ओजोन का निर्माण करती है। तो इसका सबसे ज़्यादा सांद्रण होता है तो 10 से 15 किलोमीटर पर होता है। उसके बाद 12 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर अधिकतर सांद्रण मिल जाता है, और 80 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर अल्ट्रा वायलेट रेज या तड़ित झंझा के दौरान विद्युत विसर्जन के कारण ऑक्सीजन अणुओं का विखंडन हो जाता है, और ये O2 O+ में टूट जाता है। मतलब ये O2 2 एटम में बदल जाता है। ऑक्सीजन के अणुओं मॉलिक्यूल्स में मिल जाते हैं, और बाद में ऐसा नहीं टूट जाते हैं, टूटने के बाद ये पुनः मिल भी जाते हैं। उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में ऑक्सीजन के 1 एटम वाली क्षेत्रों में अधिकांशतः ऑक्सीजन के टकराव के कारण ओजोन निम्न रूप में पुनः ऑक्सीजन में बदल जाती है। इसमें ये O3 आपका ओजोन है प्लस O, ये जो क्रिया वो होते हैं बदलने की जब क्रिया होती है तो O2 और प्लस O में ये बदल जाते हैं और O3 ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर जो ये क्रिया होती है O2 प्लस O में चेंज होने की, बदलने की जो क्रिया, वो हमारा ओजोन डिप्लीशन कहलाता है। तो जब ये क्रिया हो जाती है तो धीरे धीरे हमारी ओजोन की लेयर क्षीण होना शुरू हो जाती है। तो अगर हम बात करें कि हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ये जो गैस जो मिलती है वायुमंडल में, तो लगभग यहाँ हमारी अर्थ है, अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस से आपका 80 किलोमीटर वाला जो एरिया है वो हमारा वायुमंडल के अंतर्गत आता है। पृथ्वी से अर्थ सरफेस से 80 किलोमीटर का एरिया, तो यहाँ से हमारा वायुमंडली एरिया शुरू हो जाता है और 80 से 1000 मीटर की ऊंचाई, किलोमीटर की ऊंचाई पर ये नाइट्रोजन परत पाई जाती है और 1000 से 2500 की ऊंचाई के बीच ये हीलियम परत पाई जाती है और 2500 से जैसे हम ऊपर जाते हैं उसमें आणविक हाइड्रोजन परत मिलती है। इसका कारण ये हो सकता है कि जो हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसें हैं वो एक्चुअली में हल्की गैसें होती हैं और आसानी से वायुमंडल में विरल हो जाती हैं, जबकि ये जो गैसें हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये अपेक्षाकृत भारी गैसें हैं, तो ये नीचे ही हमारी वायुमंडलीय परत में रहती हैं, जिसको हम सबमंडल कहते हैं। यह जो हाइड्रोजन और ये जो परत है, हाइड्रोजन जिसमें हीलियम आता है, ये विषम मंडल के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें
टेम्परेचर में बदलाव होता रहता है। इसमें वाटर वेपर की जो परसेंटेज होती है वो बदलती रहती है, मतलब गैसों का परसेंटेज इसमें बदलता रहता है। तो ये विषम वायुमंडल के अंतर्गत आती है, जबकि ये जो एरिया है हमारा 80 से लेकर के 1000 के बीच का, ये सममंडल में आता है। इसमें गैसों का जो है वो उतना ही रहता है, और वायु इसमें जलवायु संबंधी जो एक्टिविटी होती है, वो तापमान जो होता है उसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है। तो इस तरीके से जो वायुमंडल का जो निर्माण हुआ है, जो संगठन हुआ है, कंपोजिशन हुआ है, वो इस तरीके से 3 एलिमेंट द्वारा हुआ है, जिसमें गैसों का मैंने आज आपको कंप्लीट करा दिया। थैंक यू सो मच। कैबिनेट को